हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी 2.0। दोस्तों, ये हमारा न्यू चैनल है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला चैनल हमारा डिलीट हो गया, जिस पर लगभग 10,500 सब्सक्राइबर्स थे और एमएड एंट्रेंस की लगभग 150 वीडियोस उसमें पड़ी हुई थी। लेकिन वो सब मटेरियल डिलीट हो चुका है, चैनल भी डिलीट हो चुका है, इसलिए हमने ये नया चैनल बनाया है। तो अब हम यहाँ पर ये सारा मटेरियल आपको अपलोड करा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने इससे पहले अभी तक 7 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं। ठीक है, जिनमें हमने 2020 का एंट्रेंस एग्ज़ाम सॉल्व किया और 2021 के लिए भी हम 2 वीडियो यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, आज की जो वीडियो है ये हमारी टोटल 8वीं वीडियो है और 2021 के सोल्यूशन की ये हमारी 3री वीडियो है, जिसमें हम सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस वाला पार्ट जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। यानी 100 क्वेश्चंस आपके आते हैं सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस के, तो उन्हीं को हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो वीडियोज़ है ये किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, बल्कि ये हर यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए तैयार की जा रही हैं। ठीक है, तो आज कोशिश करेंगे कि एक्सप्लेनेशन कम दें और क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करें, इसलिए आज की वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर फोकस करेंगे और एक्सप्लेनेशन थोड़ा यहाँ पर आज कम रहेगा। अब आप को अगर भीड़ से आगे निकलना है तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी कि जो टॉपिक आपको लग रहा है, यानी जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये आपने नहीं पढ़ा है, तो उसको आप फटाफट से या तो यूट्यूब पर चेक कर लें जाकर, या फिर गूगल पर उसको ढूंढ कर अच्छे से स्टडी कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। 5 तक हमने यहाँ पर क्वेश्चंस कर लिए थे पिछली वीडियो में, जो हमारी 7वीं वीडियो थी। ठीक है, अब हम नई वीडियो में शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन नंबर 196। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एजुकेशन? किसने निम्नलिखित में से निषेधात्मक शिक्षा नामक प्रत्यय दिया था? जॉन डीवी ने, किलपैट्रिक ने, रूसो ने या फिर पेस्टोलॉजी ने? तो देखिए, नेगेटिव निषेधात्मक शिक्षा का जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था आपका रूसो ने। ठीक है, इसका ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197। MOOC स्टैंड्स फॉर, इसको मूक भी कहते हैं। ठीक है, मूक मतलब पढ़ेंगे तो ये आपको मूक ही लगेगा। तो इसका अर्थ क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑन डिमांड कोर्स, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स या फिर मैसिव ऑफलाइन ओपन कोर्स। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए, कोरोना के बाद से ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड में आया है। इसकी पहले फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, यानी कि ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज आपको ऐसे मिल जाते हैं जिनको आप यहाँ पर कर सकते हैं और इनका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, और ये बाद में आपके जो अब रिज्यूम वगैरह में आप इनको लिखते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल भी आपके लिए हो जाते हैं। ठीक है, तो मूक का मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज चले हुए हैं, आप इंटरनेट पर सर्च करके किसी भी कोर्स में एंटर कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज फ्री होते हैं और कुछ कोर्सेज में बहुत ही छोटा सा अमाउंट आपको पे करना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी? निम्नलिखित में से समाज शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको लगभग 2 बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो पहली वीडियोस मैं यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ उनको आप ज़रूर देख लें। उनमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी हैं जो आपको जो इसमें नहीं दी होती हैं। ठीक है, तो समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के जो फादर हैं वो किसे कहा जाता है? मैकाइवर को, ऑगस्ट कॉम्टे को, एमाइल दुर्कीम को या फिर टेलकोट पार्सन को? तो देखिए, समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का जो जनक यानी फादर कहा जाता है वो कहा जाता है ऑगस्ट कॉम्टे को। ठीक है, किसको कहा जाता है? ऑगस्ट कॉम्टे को। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो है दोस्तों आपके एमाइल दुर्कीम। वो कौन है? आपके एमाइल दुर्कीम। एमाइल दुर्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तभी हमने आपको बताया था कि समाजशास्त्र के जो जनक हैं वो कौन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 198 का आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशंस आर लाइकली टू रेज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? निम्नलिखित में से कौन से हस्तक्षेप द्वारा मानव विकास सूची में वृद्धि संभावित प्रतीत होती है? मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा या फिर हेल्थ एजुकेशन? ठीक है, मानव विकास सूची में वृद्धि जो संभावित प्रतीत होती है वो आपकी एक ही प्रकार की शिक्षा से होती है, और वो कौन सी शिक्षा है दोस्तों? वो है आपकी वोकेशनल शिक्षा यानी व्यावसायिक शिक्षा, यानी बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो 199 का जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा, व्यावसायिक शिक्षा या वोकेशनल शिक्षा एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 200। विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी अ बैरियर इन सोशल चेंज? निम्नलिखित में से किसी सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा में एक बाधा के रूप में नहीं देखा जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने लैंग्वेज, रिलीजन, साइंटिफिक एटीट्यूड या फिर केस
कास्ट एंड एथेंटिसिटी यानी भाषा, धर्म, वैज्ञानिक अभिवृत्ति या फिर जातीयता। इनमें से क्या ऐसा है जो सामाजिक परिवर्तन में बाधा के रूप में नहीं देखा जा सकता है? तो दोस्तों वो है आपका वैज्ञानिक अभिवृत्ति, क्योंकि जो साइंटिफिक एटीट्यूड होता है वो तो सामाजिक परिवर्तन में हेल्प करता है, ये बाधा के रूप में नहीं देखा जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 201, द फोकस ऑफ वोकेशनल गाइडेंस हैज़ टू बी ऑन। निम्नलिखित में से व्यावसायिक निर्देशन का केंद्र बिंदु है। क्वेश्चन ऑप्शन है प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट जॉब्स, उपयुक्त नौकरी देना, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर जॉब, नौकरी के लिए प्रशिक्षण देना, इनेबल सिस्टम ऑफ एजुकेशन टू बिकम जॉब ओरिएंटेड, शिक्षा व्यवसाय को रोजगार उन्मुख बनाना, या फिर क्रिएट जॉब फॉर क्लाइंट, रोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो देखिए शिक्षा को ऐसा बना दिया जाए कि वो उससे जो है रोजगार भी मिल सके, तो ये व्यवसायिक निर्देशन का केंद्र बिंदु होगा। इसका जो ऑप्शन है इनेबलिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन टू बिकम जॉब ओरिएंटेड, यानी एजुकेशन के सिस्टम को जॉब ओरिएंटेड अगर बना दिया जाए तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 202, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन इज नोन एज। समाजशास्त्र के सिद्धांतों का शिक्षा के सिद्धांत और कार्यप्रणाली के अनुप्रयोग करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? समाजशास्त्र के सिद्धांतों का शिक्षा के सिद्धांत और कार्यप्रणाली में प्रयोग करना आपका कहलाता है शैक्षिक समाजशास्त्र। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, शैक्षिक समाजशास्त्र, एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ठीक है, 202 का ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203, TAT इज रिलेटेड टू मेजर ऑफ TAT। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं आपको इसका आंसर बता दूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन छोड़ देंगे, ठीक है, होता होगा कुछ, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसको सर्च करेंगे। और देखिए आपको भीड़ से अगर अलग चलना है, भीड़ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है, और वो एक्स्ट्रा मेहनत कहीं अलग से नहीं बल्कि इन्हीं क्वेश्चन में आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी और आप बहुत ही कम पैसे में अपनी एमएड यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो TAT जो होता है दोस्तों, इसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा। TAT की सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। ठीक है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। ठीक है, अब ये टेस्ट जो है किस तरह का होता है? अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में आपको कराया था, क्वेश्चन नंबर 187। ठीक है, ये बात यहाँ पर बतानी जरूरी है क्योंकि उस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई। वो था आपका 16 PF वाला स्टूडेंट क्वेश्चन। 16 PF यानी मैंने आपको बताया था 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट है ये, और ये जो टेस्ट है आपका ये पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। और इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट के को 16 पर्सनैलिटी फैक्टर मतलब 16 तरह के फैक्टर होते हैं जिनके बेस पर उसको जज किया जाता है और तब उसके बारे में एक रिजल्ट निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन हमने उसमें ये बता दिया था कि आपको कार्ड्स दिए जाते हैं जिनमें मेल के, फीमेल के और कपल्स के जो है फ़ोटो होते हैं, जबकि ऐसा जो होता है वो आपका TAT टेस्ट में होता है। ठीक है, तो TAT जो टेस्ट है दोस्तों, हाँ, तो ऐसा जो होता है वो TAT टेस्ट में होता है जिसमें महिला, पुरुष और जो प्रेमी युगल होते हैं, एक तरह से युगल होते हैं, उनके फ़ोटो होते हैं। उन फोटो को देखकर स्टूडेंट्स को कहानी बनानी होती है। ठीक है, और उस कहानी के आधार पर ही फिर निष्कर्ष निकाला जाता है, तो तब ये TAT टेस्ट पूरा होता है। और इसमें मैक्सिमम 20 कार्ड्स एक बच्चे को एक बार में दिए जा सकते हैं। तो ये TAT टेस्ट था जो मैंने क्वेश्चन नंबर 87 16 PF वाले में। ठीक है दोस्तों, जो आपका 16 PF टेस्ट है उसका जो विकास किया था वो किया था कैटल ने। ठीक है, वो किया था कैटल ने। और जो आपका TAT टेस्ट है इसका विकास किया दोस्तों मूरे और मॉर्गन ने, मूरे एंड मॉर्गन ने। ठीक है, मॉर्गन, इन्होंने इसका विकास कब किया था? ये किया था 1935 में। ठीक है, 1935 ईस्वी में। और जो ये TAT टेस्ट होता है, TAT टेस्ट होता है ये 14 प्लस एज के स्टूडेंट्स के ऊपर किया जाता है। ठीक है, तो इसकी डिटेल्स मैंने यहाँ पर आपको देती हैं। दोनों ही टेस्ट जो है पर्सनैलिटी टेस्ट है, लेकिन उनका जो तरीका है वो मैंने यहाँ पर क्लियर आपको कर दिया है। उम्मीद है ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा जो पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 187 में और इसमें था। ठीक है, जल्दी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 204 यानी 204। यहाँ पर एक सूची दी गई है और इसमें आपको मिलान करना है। कुछ यहाँ पर दर्शन दिए गए हैं और कुछ उनके फाउंडर्स दिए गए हैं, तो इनको सही सही मैच करना है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने 2020 के क्वेश्चन में भी कराया था, जब 2020 का पेपर हम कर रहे थे, बिल्कुल एज इट इज़ सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जरूर यहाँ पर सॉल्व करें। ठीक है, इसमें मैंने यही आपको बताया था सबसे पहले कि जो आप जानते हो सबसे पहले उसको देखें। देखिए योग दर्शन सभी जानते हैं कि पतंजलि ने
पतंजलि इसके फाउंडर हैं, यानी कि जो डी वाला है उसका आंसर आपका 1 हो जाएगा, डी 1 के साथ जाएगा। ठीक है, अब देखिए डी जो है वो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, बाकी में नहीं है, सॉरी बाकी में नहीं है, तो बाकी इसके आंसर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, या तो इसका आंसर बी होगा या तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि जो न्याय है, न्याय दर्शन आपको किसने दिया है, न्याय दर्शन आपका गौतम ने दिया था, ये हमने पिछले पेपर में भी करा था। तो ए जो है वो आपका, ए जो है आपका 2 के साथ चला जाएगा। तो देखिए ए 2 के साथ कहाँ पर है, देखिए ए 2 के साथ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी अभी हमारा आंसर यहाँ पर नहीं निकलेगा। जो आपका दोस्तों सांख्य दर्शन है, जो आपका सांख्य दर्शन है वो दिया था आपका कपिल ने। ठीक है, सांख्य दर्शन आपका किसने दिया था, सांख्य दर्शन दिया था आपका कपिल ने। तो सी का जो है वो आपका 4 के साथ चला जाएगा, C4। अब देखिए C4 किस में है, C4 आप यहाँ पर देखेंगे C4 इसमें है, तो ऑप्शन जो डी है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और वैशेषिक दर्शन जो है वो आपका कणाद, महर्षि कणाद, तो इसका जो है तीसरे के साथ चला जाएगा। इस तरह से जो आपका ये आंसर होगा दोस्तों, डी वाला ऑप्शन ही यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 205, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइंटिफिक या टेक्निकल मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम विकास का एक वैज्ञानिक प्रतिमान नहीं है। ठीक है, तो 205 देखिए यहाँ पर वैज्ञानिक प्रतिमान नहीं है, टेलर प्रतिमान, ग्रॉस रूट प्रतिमान, सेलर एवं अलेक्जेंडर प्रतिमान या फिर उत्तर विधेयक प्रतिमान। यहाँ पर पूछा है कि वैज्ञानिक प्रतिमान नहीं है, यानी साइंटिफिक टेक्निकल या साइंटिफिक या टेक्निकल मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट नहीं है। 205 का आपका जो ऑप्शन है दोस्तों पोस्ट पॉजिटिव मॉडल जो है उत्तर विधेयवाद प्रतिमान, ये इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपेक्स बॉडी इन द एरिया ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में एक शीर्ष निकाय के रूप में स्थापित है, NCERT, NCTE, NIEPA या फिर MHRD। ठीक है, भारत अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, अध्यापक शिक्षा, तो देखिए अगर आपको इनकी फुल फॉर्म पता होगी ना तो आप यहाँ पर इसको कर लेंगे। तो देखिए NCERT क्या होती है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, लिखते चलें, ये तो आपको सबको पता ही होगा। NCTE जो होता है वो होता है आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। ठीक है, अब देखिए टीचर्स एजुकेशन का ही यहाँ पर पूछा है और इसमें टीचर्स एजुकेशन ऑलरेडी आ रहा है, तो आंसर इसका यही हो जाएगा। ठीक है, बाकी के दो जो हैं इनकी भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, तो इनकी फुल फॉर्म आप कमेंट में बताएंगे। यहाँ पर वीडियो पॉज करके सबसे पहले आप फटाफट से इन दोनों की NIEPA और MHRD की फुल फॉर्म आप फटाफट से कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं चलिए आपको यहाँ पर इनकी दोनों की फुल फॉर्म बता ही देता हूँ, लिखूंगा नहीं सिर्फ बताऊंगा। तो NIEPA की फुल फॉर्म जो होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन। MHRD की फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब कहते हैं। ठीक है, तो ये 206 का आंसर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207, अ करिकुलम मेकर is interested in designing a curriculum, he/she must have an understanding of। एक पाठ्यक्रम निर्माता में पाठ्यचर्या निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किससे संबंधित समझ का होना आवश्यक है। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल फिलॉसफी और पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक दर्शन, शैक्षिक रणनीतियाँ या फिर उपयुक्त सभी। देखिए जो पाठ्यक्रम निर्माता है अगर वो पाठ्यक्रम बना रहा है तो उसके अंदर दोस्तों कौन कौन सी समझ जो है किससे संबंधित समझ का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो वो शैक्षिक मनोविज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल इसकी समझ होनी चाहिए। शैक्षिक दर्शन भी और शैक्षिक रणनीतियाँ भी, ये तीनों होनी यहाँ पर जरूरी है, इसलिए उसका ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 208, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलॉसफी एडवोकेट यूज ऑफ साइंटिफिक मॉडल इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन पाठ्यक्रम विकास में वैज्ञानिक विधि के प्रयोग का समर्थन करता है। ठीक है, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद या फिर प्रयोजनवाद। ठीक है, तो 208 का जो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा वो होगा प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद। ठीक है, पाठ्यक्रम विकास में वैज्ञानिक विधि का जो प्रयोग करता है वो आपका प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म करता है। अगला क्वेश्चन 209, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट। निम्नलिखित में से मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कौन है, CL हल है, लेविन है, मैस्लो है या फिर ऑलपोर्ट है। ठीक है, तो मानवतावादी वैज्ञानिक यानी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट जो है में जिनका नाम आता है वो है दोस्तों आपके अब्राहम मैस्लो का नाम आपका मानवतावादी में वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजाइन ऑफ करिकुलम, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम निर्माण का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, आदर्श केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, समस्या केंद्रित पाठ्यक्रम या फिर विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम, आइडियल सेंटर्ड करिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर्ड, प्रॉब्लम सेंटर्ड या फिर लर्नर सेंटर्ड। तो देखिए आपने पढ़े होंगे सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड भी होता है और लर्नर सेंटर्ड करिकुलम भी होता है, लेकिन आदर्श केंद्रित पाठ्यक्रम या आइडियल सेंटर्ड करिकुलम नहीं होता है। तो यही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 210 का ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 211, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से किसने पाठ्यक्रम निर्माण का प्रतिमान विकसित नहीं किया है। ठीक है, राल्फ टॉयलर ने, विगिंग्स एवं मैक्टिघे ने और स्किनर ने या फिर विलियम डॉल ने। ठीक है, विलियम डॉल ने पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित, देखिए जो आपके ये तीन हैं इनका नाम आता है पाठ्यक्रम निर्माण के प्रतिमान में, लेकिन स्किनर का नाम आपका इसमें नहीं आता है। ठीक है, पीएफ स्किनर का नाम पाठ्यक्रम निर्माण में नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 212, द प्रोग्राम इंस्ट्रक्टेड इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, अभिक्रमित अनुदेशन में प्रयुक्त अधिगम सिद्धांत का संप्रदाय क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके पास, कंस्ट्रक्टिविज्म, कोग्निटिविज्म, बिहेवियरिज्म या फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म, यानी संरचनावाद, संज्ञानवाद, व्यवहारवाद या फिर अस्तित्ववाद। ठीक है, तो अभिक्रमित अनुदेशन में प्रयुक्त अधिगम सिद्धांत का संप्रदाय जो है वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है आपका व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म। ऑप्शन सी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 213, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, निम्नलिखित में से क्या संरचनात्मक मूल्यांकन का एक लक्ष्य है। तो मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट के बारे में आपको। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, उसमें यह है कि टीचर अगर पढ़ाते पढ़ाते बीच में ही छात्रों से क्वेश्चन पूछ लेता है तो वो कौन सा असेसमेंट होता है, वो कौन सा वैल्यूएशन होता है, कौन सा मूल्यांकन होता है, तो वो आपका फॉर्मेटिव वैल्यूएशन होता है। तो इसका लक्ष्य क्या है, विद्यार्थियों की उपलब्धि पर निगरानी रखना, अगली कक्षा में भेजना, चयन करना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन पूछ लेना, तो उसमें इसका जो मतलब होता है कि छात्रों पर निगरानी रखना कि वो कितना समझ रहा है कितना नहीं समझ रहा है। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पर इसका, ये बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। मॉनिटरिंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स, ये संरचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का लक्ष्य यानी एम होता है, पर्पस होता है। क्वेश्चन नंबर 213, प्रोजेक्टिव असेसमेंट टेक्निक आर बेसिकली यूज्ड टू मेजर, यानी जो प्रक्षेपी आकलन प्रविधियाँ हैं वो किसके मापन में प्रयोग में लाई जाती हैं, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, लर्निंग या फिर एप्टीट्यूड, व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, अधिगम या फिर अभियोग्यता। ठीक है, तो प्रोजेक्टिव असेसमेंट टेक्निक्स आर बेसिकली यूज टू मेजर, तो इसका जो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा, ये जो टेक्निक्स हैं वो जो यूज़ की जाती है वो की जाती है आपकी व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए यूज़ में लाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 215 देख लीजिए यहाँ पर। 215 है, अ स्टूडेंट हैविंग सेम फिजिकल एंड मेंटल एज विल हैव IQ, एक विद्यार्थी जिसकी एक समान शारीरिक एवं मानसिक आयु है उसकी बुद्धि लब्धि निम्नलिखित में से क्या होगी। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको अगर बुद्धि लब्धि यानी IQ का फॉर्मूला पता होगा तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। इसने कहा है कि जो शारीरिक आयु है और मानसिक आयु है यानी कि रियल एज, IQ का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, IQ का फॉर्मूला होता है आपका मेंटल एज अपॉन रियल एज इंटू में 100। ठीक है, यही होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। IQ का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पर कहा है कि मेंटल एज और जो रियल एज है वो दोनों बराबर हैं, मेंटल एज इक्वल टू रियल एज। ठीक है, तो चाहे तो इसकी जगह रियल लिख लीजिए तो ये कट जाएगा, एक बार बचेगा आपका 100। ठीक है, मान लीजिए रियल एज 15 है और मेंटल एज भी 15 है, तो यहाँ पर आप 15 लिख कर भी इसको काट सकते हैं। 15/15 गुणा पे 100, ये एक बार कट जाएगा, आएगा आपका 100। ठीक है, तो IQ कितना आएगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। 100 IQ होगा, जिसकी मेंटल एज और फिजिकल एज जो है वो सही है, उसका बच्चे का IQ 100 होगा। अगला प्रश्न 216, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ असेसमेंट द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के आकलन में विद्यार्थी की उपलब्धि को अन्य विद्यार्थियों की उपलब्धि से तुलना करके प्रदर्शित किया जाता है। वस्तुनिष्ठ संदर्भित परीक्षण में, व्यक्तिनिष्ठ संदर्भित परीक्षण में, कसौटी परीक्षण में या फिर मानक परीक्षण में, ऑब्जेक्टिव रेफरेंस टेस्ट में, सब्जेक्टिव टेस्ट में, क्राइटेरियन टेस्ट में या फिर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में। ठीक है, तो बच्चे की उपलब्धि को अन्य बच्चों की उपलब्धि की तुलना में प्रदर्शित करके जो दिखाने का काम होता है वो होता है आपका मानक संदर्भित परीक्षण यानी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में। इसका ऑप्शन जो है वो डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अगला प्रश्न 217, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, एक व्यक्ति की अभिवृत्ति का मापन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस उपकरण की सहायता लेंगे? इंटरवल स्केल, लिकर्ट स्केल, ऑर्डिनल स्केल या फिर नॉमिनल स्केल। अंतराल मापी, लिकर्ट मापी, क्रमिक मापी या फिर नामिक मापी। ठीक है, तो व्यक्ति की अभिवृत्ति का मापन करने के लिए, मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल के लिए हम जो दोस्तों यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं लिकर्ट मापनी, लिकर्ट स्केल को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिकर्ट स्केल का मैं डिटेल नहीं बताऊंगा। अब आपको इसके बारे में जानना है तो आप फटाफट से यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए लिकर्ट स्केल क्या होता है, या गूगल पर जाइए। अब थोड़ी सी मेहनत तो आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ फिर 10-12 क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैं सोच रहा था कि 25 से 30 क्वेश्चन कराऊँ, लेकिन सिर्फ 20 से 21 क्वेश्चन ही वहाँ पर हो पाए थे। इसलिए इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा फास्ट यहाँ पर चल रहा हूँ, और इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं कि ज़्यादा आपको समझाया जाए, जो आपने पढ़ तो रखा ही है, फिर थोड़ा सा आप सर्च करके देख भी सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में उच्चतम स्तर कौन सा है? देखिए 2020 में से क्वेश्चन उठाकर सीधा यहाँ पर रख दिया गया है। ऑप्शन भी यही थे, मुझे याद है, अंडरस्टैंडिंग, समझ, मूल्यांकन, इवेल्युएशन, ज्ञान, नॉलेज या सिंथेसिस। ठीक है, मैंने आपको बताया था ब्लूम टैक्सोनॉमी में ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है, सबसे ऊपर मूल्यांकन है। मूल्यांकन और संश्लेषण को लेकर थोड़ी सी बात भी मैंने आपको पीछे उसमें बताई थी कि इनको ऊपर नीचे कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो इसका आंसर होगा वो आपका मूल्यांकन नहीं होगा, कि इवेल्युएशन जो होता है वही अभी टॉप पर होता है। उच्चतम स्तर यही है संज्ञानात्मक पक्ष का। 218 का ऑप्शन आपका भी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डिजाइंड एंड यूज्ड टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। भविष्य की उपलब्धि के संबंध में पूर्वानुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट या फिर अचीवमेंट टेस्ट। बुद्धि परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या फिर उपलब्धि परीक्षण। भविष्य की उपलब्धि के संबंध में पूर्वानुमान लगाने के लिए जो दोस्तों टेस्ट यूज़ किया जाता है वो होता है आपका अभियोग्यता यानी एप्टीट्यूड टेस्ट। ऑप्शन 20 का यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, द पर्पस ऑफ इवेल्युएशन इज टू मेक। निम्नलिखित में से मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? दोस्तों इसको बताने से पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि हमारा जो चैनल है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये शाखा स्टडी, इस पर 10,300 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे और 350 से ऊपर इसमें वीडियोस थी, वो डिलीट कर दिया है यूट्यूब ने। 3 मई को इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो आप ये ना समझें, कम सब्सक्राइबर देखकर ये ना समझें कि मैंने अभी तैयारी शुरू की है। मैं पिछले 3 सालों से एमएड एंट्रेंस की यहाँ पर तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पता नहीं क्या हुआ, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक, 3-4 स्ट्राइक एक साथ किसी ने दे दी और वो चैनल डिलीट हो गया। कोशिश की काफ़ी कि वो वापस आ जाए, लेकिन वापस नहीं आ सका, इसलिए ये सारी वीडियोस दोबारा यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए, ये आपको कहीं से प्रॉब्लम ना हो। चलिए खैर, जो हुआ सो हुआ, अभी इस पर मेहनत करते हैं। तो आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट यही है कि हमें मोटिवेशन देने के लिए आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 220 है यहाँ पर, द पर्पस ऑफ इवेल्युएशन इज टू मेक। मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो क्या होता है? राय बनाना, निर्णय करना, संकलन करना या फिर पूर्व कथन करना, प्रिडिक्शन करना। ठीक है, तो जो इवेल्युएशन का पर्पस होता है वो एक्चुअल में वो होता है किसी के बारे में कोई निर्णय करना, जजमेंट करना। ठीक है, इवेल्युएशन करने के बाद हम एक जजमेंट पर पहुंच सकते हैं और बता सकते हैं कि बच्चा फ्यूचर में क्या करेगा या इसका जो है लेवल क्या है। तो जजमेंट करना इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 221, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इन्वॉल्व्ड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कंसर्निंग करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए? अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ पेज को। ठीक है, किसकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए जब पाठ्यक्रम का निर्माण हो? करिकुलम एक्सपर्ट्स हो, बोर्ड ऑफ एजुकेशन हो, प्रोफेशनल स्टाफ हो, पेरेंट्स और स्टूडेंट हो, पाठ्यक्रम विशेषज्ञ हो, शिक्षा बोर्ड हो, पेशेवर स्टाफ हो और अभिभावक एवं विद्यार्थी हो। देखिए, जब भी पाठ्यक्रम का निर्माण हो तो पाठ्यक्रम विशेषज्ञ तो होने ही चाहिए, जिससे कि वो डिज़ाइन बता सके कि कैसे डिज़ाइन हो। शिक्षा बोर्ड का होना भी ज़रूरी है, वो भी उनकी भी राय लेनी ज़रूरी है। पेशेवर स्टाफ जो है उनका भी होना ज़रूरी है, वो इंक्लूड नहीं होंगे तो फिर उसमें बाद में प्रॉब्लम्स आएगी। अभिभावक एवं विद्यार्थी का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभिभावक भी सजेशन दे सकते हैं कि उनके बच्चे को क्या पढ़ाया जाए, और विद्यार्थी भी कहीं ना कहीं बता सकता है कि उसको क्या पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, किस तरह की कविताएँ या टॉपिक्स उसके करिकुलम में डाले जाएं कि इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, तो इस तरह से जो चारों हैं वही ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी है यहाँ पर हमारा सभी 1, 2, 3, 4, ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा
222 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। स्कूल प्रशासन एवं प्रबंधन का निम्नलिखित में से क्या कार्य है। ठीक है, इन इंस्ट्रक्शनल टास्क, नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। अनुदेशनात्मक कार्य, गैर अनुदेशनात्मक कार्य या फिर ए और बी दोनों। तो दोस्तों स्कूल प्रशासन एवं प्रबंधन का जो कार्य होता है वो आपका अनुदेशनात्मक होता है और गैर अनुदेशनात्मक भी होता है, यानी कि दोनों होते हैं। तो सी में ऑप्शन ए और बी दोनों दिया गया है, तो यही जो है आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 220 का ऑप्शन आपका सी जो है ए और बी दोनों ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 223, when power is concerned in hands of only few people, this kind of administration is called। जब शक्तियाँ केवल कुछ ही लोगों के हाथ में होती हैं, इस प्रकार के प्रशासन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज, कंट्रोल या फिर नन ऑफ द अबव। विकेंद्रीकृत, केंद्रीकृत, नियंत्रित या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जब शक्तियाँ कुछ हाथों में होती हैं तो उसको कहा जाता है केंद्रीकृत या सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 224, व्हाट काइंड ऑफ गाइडेंस सर्विस डज अ काउंसलर परफॉर्म व्हेन ही शी शेड्यूल जॉब फेयर इन स्कूल। जब परामर्शदाता स्कूल में जॉब फेयर का आयोजन करता है तो वह किस प्रकार की मार्गदर्शन सेवा करता है। करियर सूचना, आवश्यक विश्लेषण, शैक्षिक नियोजन या फिर अनुवर्तन सेवा। ठीक है, आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक नियोजन यानी एजुकेशनल प्लेसमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 225 और आज का आखिरी प्रश्न। ठीक है, विच वन विल बी द बेस्ट सुटेबल एडजेक्टिव फॉर एन इंस्टीट्यूशनल लीडर। एक संस्थागत नेता के लिए सबसे उपयुक्त विशेषण यानी एक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल लीडर है उसको किस नाम से यहाँ पर जाना जा सकता है, किस नाम से जानेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रेरित, प्रेरणादायक, तानाशाह या फिर आधिकारिक। तो मोटिवेटेड, इंस्पिरेशनल, डिक्टेटर या फिर ऑथोरिटेटिव। ठीक है, ताना जो उपयुक्त विशेषण होगा वो होगा आपका इंस्पिरेशनल यानी प्रेरणादायक। तो 225 का ऑप्शन आपका बी जो है वो यहाँ पर दोस्तों एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे और इस पूरे 100 क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने लगभग 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।